हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मल्टी स्टडी सेंटर में। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। आज मैं आपको न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है और वाइवा में पूछा जाता है, मोस्टली एग्जाम में आता है कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में मतलब कौन सी वाइल हमें कैसे लेनी चाहिए लैब में, किस तरीके से सीरियल वाइज से हम लेते हैं, क्यों लेते हैं, पहले हम कौन सी बॉटल्स लेते हैं, सेकंड हम कौन सी लेते हैं, थर्ड हम कौन सी लेते हैं, और हम ऐसे फर्स्ट बॉटल में ही क्यों लेते हैं, उसको सेकंड में क्यों नहीं लेते। तो आज मैं इस वीडियो में आपका क्लियर करूंगी। जो टॉपिक का नाम हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में क्या होता है, जब हम कोई ब्लड लेते हैं सिस्टमैटिक स्पेसिफिक ट्यूब में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। पहले ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की आपको डेफिनेशन बता दूंगी। ठीक है, तो ब्लड क्या है, ब्लड मस्ट बी drawn and collected in tube collected in tube in a specific order। ठीक है, this is known as ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, अगर हम ब्लड लेते हैं, कलेक्ट करते हैं ट्यूब में, और एक स्पेसिफिक ऑर्डर से, एक स्पेसिफिक सीरियल वाइज से लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के क्या क्या पर्पस होते हैं, हम क्यों इसका क्यों हम सिस्टमेटिक स्पेसिफिक ट्यूब ही यूज करते हैं सीरियल वाइज से, तो उसका क्या क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो पहले पर्पस बता देती हूँ। पर्पस क्या है, तो पहला पर्पस क्या है कि हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, अगर हमें अपने रिपोर्ट्स में अगर एरर की पॉसिबिलिटी कम चाहिए, तो हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का। हम चाहते हैं कि उसमें क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, उस अवॉइड करने के लिए, तो उसको हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का क्या करने को ना, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, टू अवॉइड पॉसिबल result error due to additive tubes carry over। ठीक है, सेकेंड सेकेंड है टू अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन। एडिटिव कैरी ओवर और टू अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन। तो अगर हम चाहते हैं हमारी रिपोर्ट एकदम रिलायबल है, उसमें कोई भी एरर ना आए, क्योंकि एडिटिव ट्यूब इसमें एंटी कोगुलेंट होता है, तो उसके वजह से हमारे जो क्या बोलते हैं, उसमें जो टेस्ट होते हैं, जो हम टेस्ट करते हैं, उसमें क्या आती है, एरर आ जाते हैं। और अगर हमें क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड मैं आपको इसमें अभी मोटा मोटा बता देती हूँ कि पहले हम तरीके से कौन सी वाइल में हम लेते हैं, कौन सी ट्यूब में हम ब्लड पहले लेते हैं, सेकंड हम किस में लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं ब्लड कल्चर बॉटल्स में। सबसे पहले हम फर्स्ट में किस में लेते हैं, सेकंड में, थर्ड में, और ये फोर्थ में, या लास्ट राउंड में लिख दो।
ठीक है। तो पहले हम जो ब्लड लेते हैं लैब में, अगर किसी का ब्लड कल्चर बॉटल है तो सबसे पहले हम किस में लेंगे, ब्लड कल्चर बॉटल्स में। ठीक है। सेकंड हम कौन से ट्यूब में लेते हैं, कोगुलेशन ट्यूब में। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी हम कोगुलेशन ट्यूब में ही क्यों लेते हैं, दूसरी वाइल्स में क्यों नहीं लेते। थर्ड हम लेते हैं नॉन एडिटिव ट्यूब, जिनमें एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, तो उनको नॉन एडिटिव ट्यूब बोलते हैं। ठीक है। और होता है एडिटिव ट्यूब, जिसमें एंटीकोगुलेंट होता है, जो हमारे ब्लड को प्रिवेंट करती है किससे होने से, ब्लड को क्लॉट होने से। तो सबसे पहले हम लेते हैं ब्लड कल्चर बॉटल्स में, सेकेंड हम कोगुलेशन ट्यूब में, थर्ड हम नॉन एडिटिव ट्यूब में जिसमें एंटीकोगुलेंट नहीं है, और लास्ट हम ड्रॉन किस में करते हैं, हम एंटीकोगुलेंट ट्यूब में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड ब्लड कल्चर बॉटल में कैसे लेते हैं, मतलब क्यों लेते हैं, ये टाइप्स की होती है ब्लड कल्चर बॉटल्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। ठीक है। यहाँ पे कलर कोड लिख दो ट्यूब का। ठीक है। जिसमें हम ले रहे हैं उसका क्या कलर है, टॉप ट्यूब। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया, ब्लड कल्चर बॉटल्स में, यस, ब्लड कल्चर बॉटल। ठीक है। ब्लड कल्चर बॉटल में देते हैं, जो आपकी ब्लड कल्चर बॉटल्स होती हैं, जो हमारे जो ब्लड कल्चर बॉटल होती है, तो इसमें सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं। अगर किसी का ब्लड कल्चर होता है तो सबसे पहले इसमें हम ब्लड करते हैं कलेक्ट। ठीक है। और जो आपकी ब्लड कल्चर बॉटल्स होती हैं, ये कैसी होती है, ये दो तरह की होती है। किसी तरह की होती है, दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक। एरोबिक वो होती है जिसमें ऑक्सीजन मतलब की ज़रूरत है, नॉन एरोबिक बॉटल्स होती है जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं है। ठीक है। तो दो तरीके की बॉटल्स होती हैं, एक मैंने आपको बताई एरोबिक, एक होती है एनारोबिक। ठीक है। एरोबिक और नॉन एरोबिक, इसमें O2 होती है, ये विदाउट O2। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिया, और इसमें हम क्यों लेते हैं, ताकि हमारा ब्लड कल्चर बॉटल में हम क्यों लेते हैं वो, क्योंकि हमें कैसे अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ करानी है तो हमें उसमें चाहिए कि उसमें क्या हो, कम से कम क्या हो, मिनिमाइज क्या हो, कंटेमिनेशन हो, तो मिनिमाइज चांस ऑफ। ठीक है। एरोबिक और नॉन एरोबिक बॉटल, तो सबसे पहले अगर पेशेंट की दोनों बॉटल्स है तो सबसे पहले हम किस में लगेंगे, एरोबिक बॉटल्स में, फिर एनारोबिक बॉटल में। ठीक है। तो इसको कौन से टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है, रूम टेम्परेचर में, स्टोर एट रूम टेम्परेचर। और इसको कितने मतलब मिक्स किया जाता है, इन्वर्ट किया जाता है 8 to 10 तक। ठीक है। 8 to 10 टाइम तक। तो यहाँ पे हम क्यों लेते हैं, क्या कि उसमें क्या हो, मिनिमाइज चांस हो उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम मिनिमाइज चांस ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। मिनिमाइज चांस ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। ठीक है। क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल भी कंटेमिनेशन नहीं चाहिए, अगर इसमें कंटेमिनेशन होती है तो बैक्टीरिया में बहुत सारी क्या हमारी कॉलोनीज क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है, जिससे हमें पता नहीं चल पाएगा कि स्पेसिफिक पैथोजन कौन है जो डिसीज कॉज कर रहा है। तो उसमें हमें कंटेमिनेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसलिए हम ब्लड कल्चर बॉटल में सबसे पहले लेते हैं। और उसमें भी कंडीशन ये होती है कि कौन सी बॉटल है, अगर दोनों बॉटल है तो पहले हम जिसमें एरोबिक में लेते हैं, फिर एनारोबिक। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बॉटल्स बताई थी, कौन सी ट्यूब, कोगुलेशन ट्यूब। ठीक है। कोगुलेशन ट्यूब जिसमें हम अपने कौन से टेस्ट करते हैं, क्लॉ जिसमें हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं।
तो सेकंड मैंने आपको कौन सी ट्यूब बताई है, कोगुलेशन, ठीक है, कोगुलेशन ट्यूब। कोगुलेशन ट्यूब में आपको मैंने बताया पीछे, हम अगर आप इस वीडियो देखा होगा तो इसमें मैंने आपको एंटी कितना परसेंट बताया था, 3.2% सोडियम सिट्रेट, ठीक है, सोडियम सिट्रेट, ठीक है। और ये कैसी कलर की वाइल होती है, ये स्काई ब्लू कलर, ये कैसी कलर की होती है, स्काई ब्लू कलर की, ठीक है। इसकी कैप होती है, टॉप कैप, मतलब कैप होती है, टॉप मान लो इसका, ठीक है, वाइल का कैप होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अच्छा हम सेकेंड हम एंटी कोगुलेंट, मतलब एंटी कोगुलेंट वाली वाइल यूज़ करते हैं। कोगुलेशन ब्लड कल्चर हमने ले लिया, तो उसके बाद हम कोगुलेशन वाइल में लेते कलेक्ट करते हैं। तो कोगुलेशन वाइल में क्या होता है, अगर हम कोई अदर तीसरी ट्यूब के बाद कोगुलेशन वाइल में लेते हैं, तो उससे जो उसके फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, अफेक्ट होता है कोगुलेशन के, इसलिए हम इसमें सेकेंड प्रीफर करते हैं कि हम किस में लें, कोगुलेशन वाइल में, ठीक है। तो हम लेते हैं कोगुलेशन वाली वाइल में। तो हम क्यों लेते हैं, फर्स्ट collect first because all other additive affect coagulation test, ठीक है। अगर हम इसको नहीं लेते हैं, थर्ड और फोर्थ में अगर मैंने बताया कि तीसरे नंबर में ले, फोर्थ नंबर में ले हो, तो जितने भी हमारे एडिटिव ट्यूब होती है जैसे ईडीटी, शुगर वाली वाइल, ग्रे वाली वाइल, तो वो क्या करती है, कोगुलेशन टेस्ट में क्या करती है, अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको फर्स्ट में सेकंड में कलेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, कलेक्ट फर्स्ट बिकॉज ऑल अदर एडिटिव अफेक्ट करेंगे, जितने भी एंटी कोगुलेंट वाली वाइल है वो क्या अफेक्ट करती है, कोगुलेशन टेस्ट को, ठीक है। इसलिए हम सेकंड वाली वाइल कौन सी लेंगे, कोगुलेशन ट्यूब में, ठीक है। अब इसमें बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। इसमें टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट होते हैं इसमें कोगुलेशन ट्यूब में कौन कौन से, पीटी हो गया, एपीटीटी हो गया, डी डाइमर हो गया, ठीक है। ये कौन से टेस्ट है, पीटी, एपीटीटी, डी डाइमर हो गया, फिब्रोनोजन हो गया, ठीक है। ये क्या है, आपके कोगुलेशन वाले टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताई थी, फिर हम किस में लेते हैं, नॉन एडिटिव ट्यूब जिसमें एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, जैसे आपकी प्लेन वाइल होती है, एसएसटी वाइल होती है, उसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको थर्ड कौन सी बताई है, नॉन एडिटिव ट्यूब, नॉन एडिटिव ट्यूब, ठीक है। जैसे आपकी कौन कौन सी वाइल हो गई, रेड हो गई, ठीक है, रेड वाली वाइन जिसमें हमारा कोई भी एंटी कोगुलेंट नहीं है, कोई भी जेल नहीं है, ये क्या है, प्लेन है, ठीक है। तो कैसे होती है, प्लेन होती है, और इसका कलर टॉप क्या होता है, रेड होता है। तो इसमें ही हम क्यों लेते हैं, प्रिवेंट प्रिवेंट कंटामिनेशन बाय अदर ऑल अदर ट्यूब, ठीक है। कि हम क्या कहते हैं, जो हमारा जो एडिटिव ट्यूब में हो क्या ना हो, कंटेमिनेशन ना हो, इसलिए हम इसको थर्ड में लेते हैं, क्या करने के लिए, प्रिवेंट कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन को रोकने के लिए, ठीक है। जो हमारी एडिटिव ट्यूब में अदर ट्यूब में ना हो, क्योंकि उस पहले तो हम ब्लड कल्चर बॉटल में ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम कोगुलेशन वाली ट्यूब में ले रहे हैं जिसमें 3.2% ट्राइसोडियम सिट्रेट होता है। तो थर्ड हम लेते हैं हमारा प्लेन वाइल में जिसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, और क्या करने के लिए, प्रिवेंट कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन को रोकने के लिए, कि ताकि हमारी जो नेक्स्ट फोर्थ हम लेते हैं हम किस में,
एडिटिव ट्यूब में जिसमें एंटीकोगुलेंट है, जैसे हिपैरिन, ईडीटीएस, सोडियम फ्लोराइड, तो में एंटीकोगुलेंट होता है, तो उसमें क्या ना हो, कंटेमिनेशन ना हो, तो इसे हम किस में लेते हैं, नॉन एडिटिव ट्यूब में, जिसमें कोई भी एडिटिव नहीं है, कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं है। और इसमें जो हमारी जो प्लेन वाइल होती है उसमें कौन कौन से टेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट किया जाता है, जितने में हमारे बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है वो किए जाते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हो गए आपके, जितने भी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होते हैं वो किस में किए जाते हैं, आपकी रेड वाइट उसमें। ठीक है, अगर थेराप्यूटिक चलो छोड़ते हैं। ठीक है, जितने भी बायोकेमिस्ट्रिकल टेस्ट होते हैं, अगर क्रॉस मैच करना है ब्लड बैंक में, तो हम किस में लेते हैं, रेड वाली वाइल में। ठीक है, और इसको मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, कोगुलेशन वाइल को भी हम मिक्स करते हैं 8 to 10 टाइम तक, और इस वाइल वाइल को हम मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, फिर हमारी आती है हमारी एसएसटी वाइल। कौन सी वाइल आती है, एसएसटी वाइल। ठीक है, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं प्लास्टिक क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसी ट्यूब है जिसमें हमारा एंटी वो नहीं है, ऐसी ट्यूब होती है जिसमें हमारे क्लॉट को क्या करती है, वो एक्टिवेटर करती है। तो इसका नाम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं एसएसटी वाइन। क्या बोलते हैं, एसएसटी वाइन। ठीक है, सीरम सेपरेट ट्यूब, जो सीरम को क्या करती है, सेपरेट करती है। इसमें क्या होता है, हमारा जेल होता है। ठीक है, क्या होता है, जेल होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एसएसटी ट्यूब। और ये कैसे कलर की होती है, येलो भी हो गई, गोल्ड भी हो गई। ठीक है, और एसएसटी की मैंने फुल फॉर्म क्या बताई है आपको, एसएसटी की, एसएसटी की होती है सीरम सेपरेट ट्यूब। ठीक है, जो सीरम को क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है, और बीच में क्या आ जाते हैं, जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जब हम सैंपल लेते हैं पेशेंट का येलो वाली वाइल में, तो हम उसको मिक्स करते हैं 8 to 10 तक। ठीक है, ताकि उसके क्लॉटिंग फैक्टर क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, और वो उसको हम रख देते हैं आधे घंटे। तो वो हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो उसके बीच में क्या आ जाती है, लेयर आ जाती है, जेल आ जाती है, जो कि क्या किसकी होती है, सिलिकल पार्टिकल्स की। ठीक है, वो ही क्या करती है, एक्टिवेट करती है, जब हम उसको मिक्स करते हैं ट्यूब को, येलो वाली को, तो वो क्या कर देती है, क्लॉट को, क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। और फिर उसके बाद जब हम उसको रख देते हैं क्लॉट होने के लिए, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज होने के बाद उसके बीच में क्या आ जाती है, एक जेल आ जाता है। ठीक है, उस जेल का नाम मोस्टली पूछा जाता है, जैसे इस वाइल की और फॉर्म पूछ लेंगे, इसकी वाइल, इसको एसएसटी वाइल क्यों कहते हैं, इसमें एक जेल होता है उसका क्या नाम होता है, इससे कौन कौन से टेस्ट करे जाते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब हमने बोल दिया इसका नाम। ठीक है, और इसमें कौन से होते हैं, सिलिकल पार्टिकल्स, सिलिका पार्टिकल। ठीक है, अब इसके आपको टेस्ट याद रखने, कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। टेस्ट इसमें जितने भी, इसमें भी बायोकेमिस्ट्रिकल टेस्ट हो गए। ठीक है, जितने इम्यूनोलॉजी वाले टेस्ट होगा, हार्मोन्स टेस्ट होगा, इम्यूनोलॉजी वाले हो गए, जैसे HIV। सीरोलॉजिकल टेस्ट होगा, सीरोलॉजी लिख देती हूँ, उसमें आपको आ जाएगा समझ कि सीरोलॉजी के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ठीक है, सीरोलॉजी टेस्ट हो गए। हार्मोन जैसे PSA हो गया, LA हो गया, LH हो गया, सॉरी। ठीक है, फॉलेट हो गया। ठीक है, बायोकेमिस्ट्रिकल टेस्ट हो जैसे LFT, AFT। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल। सीरोलॉजिकल टेस्ट हो गए, जैसे आपके HIV हो गए, HPS-AG हो गया। ठीक है, SCV हो गया। ठीक है, ये सारे टेस्ट आपके SST वाइज में किए जाते हैं।
ठीक है। आएगी हमारी एडिटिव ट्यूब। ठीक है, एडिटिव ट्यूब आएगी। तो उसमें सबसे पहले आती है हमारी हेपेरिन। कौन सी ट्यूब आती है? हेपेरिन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा सेपरेटर ट्यूब। क्या बोले? प्लाज्मा सेपरेटर ट्यूब। नेक्स्ट हम किस में लेते हैं? प्लाज्मा सेपरेटर ट्यूब। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्लाज्मा को क्या कर दे? सेपरेट कर दे। तो हिपेरिन में दो तरह की वाइल होती है, एक होती है डार्क ग्रीन कलर की, एक होती है लाइट ग्रीन कलर की। ठीक है, तो हिपेरिन की वाइल पहले बता देती हूँ मैं आपको। हिपेरिन की जो वाइल होती है दो तरीके की मिलेगी आपको। एक होती है डार्क ग्रीन कलर की, एक होती है लाइट ग्रीन कलर की। ठीक है, इसमें कौन सा एडिटिव होता है? एंटी वो हो गया। इसमें कौन सा होता है? सोडियम, सोडियम हिपेरिन। इसमें हो गया आपका लिथियम हिपेरिन। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया? सोडियम, और इसमें हो गया लिथियम। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? ये हो गया। तो इसमें हमारे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? सोडियम हेपेरिन से और लिथियम हेपेरिन से कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? ठीक है, सबसे पहले इसमें आपके जो लिथियम हेपेरिन में जो वाइल होती है उसमें आपको टेस्ट मिलेंगे, रूटीन केमिस्ट्री टेस्ट हो किए जाते हैं। ठीक है, और अगर सोडियम हेपेरिन की बात की जाए तो इसमें आपके रीनल फंक्शन टेस्ट हो गए जैसे। ठीक है, क्रोमोजन टेस्ट हो गए, क्रोमोजोन टेस्ट हो गए, रीनल फंक्शन टेस्ट, और इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट्स के अगर टेस्ट हो गए, सोडियम पोटेशियम। तो रीनल फंक्शन टेस्ट हो गए, क्रोमोजन टेस्ट हो गए। ठीक है, ये सारे टेस्ट इसमें किया जाता है, और इसमें रूटीन बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हो गए। ठीक है, इसमें तो हम एक और चीज़ बोलते हैं पीएसटी। क्या बोलते हैं? पीएसटी, प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब। क्योंकि इसमें क्या होती है? जेल होती है। क्या होती है? जेल होती है। ठीक है, इसको इसलिए क्या बोलते हैं? प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब। इसमें आपका रूटीन बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा, मेटाबॉलिक पैनल भी इसमें ही आता है। ठीक है, इसको कितने टाइम तक इन्वर्ट करेंगे? मिक्स करेंगे 8 to 10 टाइम तक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि हम इसके बाद जो हमारे प्लेन वाइल के बाद हम किस में लेते हैं? हेपेरिन में। हेपेरिन में क्यों लेते हैं हम? क्योंकि क्या करते हैं हमारे जो हेपेरिन में, अगर हम अभी हम बताते हैं इसमें आपको। अगर हम हेपेरिन को अगर पहले यूज कर ले वाइल को, तो वो क्या हमारे कोगुलेशन फैक्टर को अफेक्ट करती है। ठीक है, और अगर हमें सीरम का सैंपल कोगुलेशन फैक्टर को अफेक्ट करती है। सेकंड, जो हमारे अगर हमें सीरम का स्पेसिमेन कलेक्ट करता है तो उसमें भी क्या करती है? उसके टेस्ट में भी क्या करती है? इंटरफियर करती है। ठीक है, हेपेरिन अफेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हेपेरिन अफेक्ट कोगुलेशन टेस्ट, कोगुलेशन टेस्ट एंड कोगुलेशन टेस्ट में तो अफेक्ट कर रही है और इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, और क्या करती है? इंटरफेयर इन कलेक्शन ऑफ सीरम स्पेसिमेन। ठीक है, इससे हमारे जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें क्या आ जाता है? एरर भी आता है, और हमारे कोगुलेशन अगर हम टेस्ट ले अगर वाइल यूज करेंगे तो उसमें भी हमारे क्या आता है? अफेक्ट आता है, और इंटरफेयर करती है इन कलेक्शन ऑफ सीरम स्पेसिमेन। ठीक है,
ठीक है, अब हमने पहले तो लिया ब्लड कल्चर्स बॉटल में, सेकेंड में हमने लिया कोगुलेशन ट्यूब में, फिर लिया हमने नॉन एडिटिव ट्यूब में जैसे प्लेन हो गया, फिर उससे में लिया एसएसटी वाइल। एसएसटी वाइल के बाद लेते हैं हम हेपेरिन में, हेपेरिन के बाद हम लेते हैं ईडीटी वाइल में। ठीक है, इसमें लेते हैं ईडीटी वाइल में। ठीक है, ईडीटी वाइल में हम लेते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा एंटीकोगुलेंट होता है। और ईडीटी वाइल की मैंने फुल फॉर्म आपको मैंने वीडियो बनाई है, उसमें बता रखा है डिटेल में। ठीक है, ये तीन तरह की वाइल है, पहले हम बता देते हैं आपको। थ्री टाइप्स की होती है। ठीक है, थ्री टाइप्स की होगी। ठीक है, एक होती है आपकी रॉयल ईडीटी, रॉयल ब्लू ईडीटी, एक होती है आपकी A2 ईडीटी। ठीक है, एक होती है रॉयल, एक होती है पर्ल ईडीटी। तो ये थ्री तरह की वाइल आपको मिलेगी, तीन तरह की होती है। ठीक है, जिसके बारे में आपको इसके बारे में पता हो, इन दोनों के बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। और इसका कलर कैसा होता है, इस वाली ईडीटी का लेवेंडर कलर, क्या होता है लेवेंडर कलर। लेवेंडर कलर की क्या होती है, वाइल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके सारी वाइलों के बारे में आपको बताती हूँ और फिर बताती हूँ इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। पहले हम बात करते हैं रॉयल ब्लू ईडीटी की, बात कर लेती हूँ। रॉयल ब्लू ईडीटी, इसमें जो हमारे टॉक्सोलॉजी टेस्ट होते हैं वो सारे किए जाते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, स्टडीज के लिए। ठीक है, जैसे आपके कौन कौन से टेस्ट हो गए, मरकरी, लेड। ठीक है, वो हमारे किस में आते हैं, इसी अगर टॉक्सोलॉजी स्टडी करनी है, टॉक्सोलॉजी के आपको टेस्ट करना है, तो हम कौन सी वाली वाइल में रहते हैं, रॉयल ब्लू ईडीटी वाइल। ठीक है, अगर हमारे अगर इसके टेस्ट ये वाले अगर ज़्यादा है, दो से या तीन टेस्ट से ज़्यादा है, तो हम 2 या 3 वाइल यूज़ करेंगे। ठीक है, रॉयल ब्लू ईडीटी वाइल। नेक्स्ट मैंने आपको बताई लेवेंडर कलर की। ठीक है, कौन सी बताई, लेवेंडर कलर की। ठीक है, जिसमें आपको पता है ये ब्लड को प्रिवेंट करता है, कैसे, चिलेटिंग एजेंट से। ठीक है, प्रिवेंट ब्लड बाय चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, और इसमें कौन कौन से टेस्ट आपके किए जाते हैं, HbA1c। ठीक है, जितने भी हेमाटोलॉजिकल टेस्ट है वो किए जाते हैं। हेमाटोलॉजी टेस्ट कौन कौन से हो गए, CBC हो गया, PSR हो गया, PS हो गया। PS की फुल फॉर्म पता है आपको, PS की फुल फॉर्म होते हैं पेरिफेरल स्मेयर। ठीक है, जिसमें WBC, RBC और प्लेटलेट के हम क्या करते हैं, PS करते हैं और एक मॉर्फोलॉजी लिखते हैं उसकी, उसका ठीक है, उसका साइज, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है, उसका कलर क्या है, ठीक है, उसका साइज छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो सारी टेस्ट हम किस में करते हैं, इसमें लेवेंडर कलर की जो ईडीटी जो है हेमाटोलॉजिकल टेस्ट करते हैं उसमें, और HbA1c। ठीक है, और लास्ट मैंने आपको बताई है पर्ल ट्यूब। ठीक है, ये पर्ल ट्यूब होती है, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करने के लिए। ठीक है, हम इसको यूज करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करने के लिए, मतलब इन्फेक्टियस PCR टेस्टिंग करने के लिए, इन्फेक्टियस PCR स्टडी करने के लिए या टेस्ट करने के लिए। ठीक है, जिसमें आपका HIV का, हेपेटाइटिस का,
क्वांटिटेटिव का वायरल लोड आ गया, HIV का वायरल लोड आ गया। ठीक है, तो इसमें हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के करते हैं, किसमें, फर्स्ट ट्यूब में। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि हम जो ईडीटी वाली वाइल होती है, जो हम जिसमें एंटीकोगुलेंट है, ये हमारे बहुत, अगर हम इसको पहले अगर ले लेते हैं, बाई चांस हमने गलती से पहले ले ली नंबर में, और फिर उसके बाद हमने दूसरे एंटीकोगुलेंट ट्यूब लगाई, तो उससे ये क्या करती है, फैक्टर को अफेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा ईडीटी करती है। तो ईडीटी क्या करती है, बहुत सारे अगर फैक्टर्स, जैसे हमारे सोडियम को अगर हमने इसको ले लिया, ईडीटी वाइल को मतलब पहले लिया, फिर उसके बाद हमने प्लेन वाली वाइल लगाई, तो वो क्या करेगी, हमारे जो सोडियम पोटेशियम के लेवल को हाई कर देगी, हमारे कैल्शियम के लेवल को लो कर देगी। ठीक है, आयरन के लेवल को क्या कर देगी, लो कर देगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर कैरी ओवर responsible for more carryover, responsible for more effect, ये मार्कर नहीं चल रहा, responsible for more carryover problems than any other additive। ठीक है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है मोर कैरी ओवर प्रॉब्लम देन एनी अदर एडिटिव। जैसे ये आपके सोडियम के, पोटेशियम के लेवल को क्या कर देगी, हाई कर देती है, कैल्शियम के लेवल को क्या कर देती है, लो कर देती है। ठीक है, आयरन के लेवल को भी क्या कर देगी, लो कर देगी। ठीक है, तो ये क्या कर देती है, लो कर देती है। हमारे जो पीटी हो गए, पीटी के टेस्ट को क्या कर देती है, हाई कर देगी। अगर हमने पहले एडीटी वाइल में लिया, अगर उसके बाद हमने कोगुलेशन वाइल में आएगा, तो हमारा पीटी का रेंज क्या होगा, एलिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं, और इसको हम कितने टाइम तक मिक्स करते हैं, 8 to 10 टाइम तक हम क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं, ताकि एंटीकोगुलेंट अच्छे से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। वो क्या, आपका सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड हम किसके लिए यूज करते हैं, शुगर वाली वाइल के लिए, ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए हम प्रीफर करते हैं। ठीक है, और जैसे कैसे कलर की होती है, वो ग्रे कलर की, क्या कलर कोड होता है इसका, ग्रे। ठीक है, और इसका एक्शन, मोड ऑफ एक्शन तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही रखा है। अब मैं आप बात करते हैं, इसको हम लास्ट में क्यों लेते हैं, इस वाइल को सबसे लास्ट में हम डॉन क्यों करते हैं, सारी वाइल को हमने सबसे लास्ट में क्यों रखा गया है। अगर बाई चांस हम मान लीजिए, अगर सोडियम फ्लोराइड हमने पहले यूज़ कर ली, और उसके बाद हमने ईडीटी वाइल अगर उसके बाद लगा दी, तो उसमें क्या होगा, ये क्या करती है, अगर हम ये क्या करती है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, और ये क्या करती है, अगर हमने इसको पहले अगर लगा लिया और उसके बाद हमने रेड वाली वाइल में ले लेते हैं सैंपल, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो सोडियम पोटेशियम के लेवल क्या हो जाते हैं, हाई आएंगे। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, सोडियम, इसमें जो आपका सोडियम है, पोटेशियम ऑक्सलेट है, वो क्या करता है, अफेक्ट करता है सोडियम पोटेशियम के लेवल को। ठीक है, सोडियम पोटेशियम के लेवल को हाई कर देगा। और अगर हमने ईडीटी वाइल लगा दिया, और उसके बाद हमने ये वाला, पहले अगर हमने ग्रे वाली वाइल यूज़ कर ली, उसके बाद हमने ईडीटी वाली वाइल लगा, तो इसी सेल मेम्ब्रेन क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, आरबीसी की मॉर्फोलॉजी को क्या कर देगा, अफेक्ट करेगा। इसलिए हम इसको सबसे लास्ट में हम सोडियम फ्लोराइड वाइल हम लेते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज एस्टिमेशन के, ग्लूकोज एस्टिमेशन अगर करना है, ग्लूकोज एस्टिमेशन के जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका फास्टिंग हो गया, पीपी हो गया, ओजीटीटी हो गया। ठीक है, वो सारे टेस्ट हमें नहीं, वो किस में किया जाता है, सोडियम फ्लोराइड में। और इसमें एक और एंटीकोगुलेंट होता है,
कौन सा होता है? पोटेशियम ऑक्सलेट। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या कर देते हैं, सोडियम पोटेशियम को लेवल को क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। आरबीसी की जो मॉर्फोलो सेल की जो सेल को क्या कर देंगे, डैमेज, मेम्ब्रेन को डैमेज कर देंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी का क्या करेंगे, आरबीसी का अफेक्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको सबसे लास्ट में लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि स्पेसिफिक वाइल में ही हम क्यों लेते हैं, फर्स्ट वाइल में हम ब्लड कल्चर वाइल में क्यों लेते हैं, ठीक है, लास्ट हम सोडियम फ्लोराइड वाली वाइल में लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की डेफिनेशन, फिर मैंने उसके पर्पस बताए कि उसका हम क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैं रिवीजन करवा देती हूँ आपको। ब्लड कल्चर्स बॉटल में इसलिए लेते हैं ताकि हमारा मिनिमाइज चांस हो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो। ठीक है, सेकंड मैंने बताया कोगुलेशन ट्यूब में, जिसमें हम कोगुलेशन टेस्ट करते हैं। और इसमें क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम लास्ट में ड्रॉन करेंगे या उसको बीच में लगा देंगे तो उसमें कोगुलेशन फैक्टर्स टेस्ट हमारे क्या होंगे, रिपोर्ट क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, कोई हाई आ जाएगा, कोई लो आ जाएगा। ठीक है, इससे हमारी रिपोर्ट क्या रिलायबल नहीं आएगी। ठीक है, थर्ड मैंने आपको बताई नॉन एडिटिव ट्यूब, जिसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं है, जैसे रेड वाली वाइल। तो रेड वाली वाइल में हम क्यों लेते हैं थर्ड में, क्योंकि जो हमने जो सेकेंड ट्यूब लगाई है एडिटिव ट्यूब जिसमें एंटीकोगुलेंट है, अगर उसको हम दूसरी एडिटिव लगा देंगे तो उसके रिपोर्ट में क्या आएगा, एरर आएगा। तो हम थर्ड कौन सी लेते हैं, नॉन एडिटिव ट्यूब, ताकि जो कंटेमिनेशन हो जाए वो क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, जिसमें आपके सारे बायोकेमिस्ट्रिकल टेस्ट आ जाते हैं रेड वाली वाइल में। 4 नंबर में मैंने बताया आपको एसएसटी वाइल, जिसकी फुल फॉर्म है सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, जिसमें आपके सिलिकल पार्टिकल्स की एक जेल होती है। जो हम उसको मिक्स करते हैं, इन्वर्ट करते हैं, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। एक्टिवेट जब वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को करेगी, अच्छे से क्या कर दिया, तो जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसके बीच में एक जेल आ जाती है जिसमें हमारा सीरम सेपरेट होता है, तभी दिस वाइल इज नोन एज अ एसएसटी वाइल। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया इसमें फिर हम उसके बाद एडिटिव ट्यूब यूज़ करने लग जाते हैं। उसके बाद हम लेते हैं हेपेरिन वाली वाइल में। तो हेपेरिन वाली वाइल में जब हम लेते हैं तो वो दो तरीके की मैंने बताई, डार्क ग्रीन और जिसमें अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, सोडियम हेपेरिन और लिथियम हेपेरिन। ठीक है, तो हेपेरिन वाइल भी हमारे जो कोगुलेशन टेस्ट को क्या करती है, अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम कोगुलेशन टेस्ट के बाद उसको लेते हैं। और हमारे अगर हम उसके बाद अगर सीरम सैंपल लेंगे, बाई चांस हमने हेपेरिन ले लिया, हेपेरिन के बाद हम अगर हम प्लेन वाली वाइल लगा रहे हैं या एसएसटी वाइल वाला लगा रहे हैं, तो हमारे सीरम सैंपल स्पेसिमन कलेक्ट करने में भी क्या आता है, इंटरफियर होता है, रिपोर्ट रिलायबल नहीं आती, उसमें एरर आता है। ठीक है, तो उसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, एलिवेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम हेपेरिन वाली लेते हैं। उसके बाद हेपेरिन वाली वाइल के बाद हम ईडीटे वाइल में लाते हैं। ईडीटे एक ऐसी वाइल है जो सबसे ज़्यादा एरर दिखाएगी अगर आप उसको बीच में लगा देंगे, तो सोडियम पोटेशियम लेवल अगर हाई हो जाएगा अगर, ठीक है, अगर उसके बाद आपने प्लेन वाइल में लिया, सेकेंड उसमें आयरन का लेवल भी लो हो जाएगा। पीटी जो होता है उसमें क्या टेस्ट क्या जाएगा, एलिवेटेड आ जाएगा, हाई आ जाएगा। ठीक है, और इस ईडीटी वाइल में ना 3 तरह के बताइए, अलग अलग कलर कोड के हिसाब से अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं। और ये जो लेवेंडर कलर की वाइल है उसमें हम कौन से टेस्ट करते हैं, हेमाटोलॉजिकल। और जो थर्ड वाइल जो हमारी होती है सोडियम फ्लोराइड, जो हम ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए करते हैं। ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए हमने वो करते हैं, ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए ही क्यों करते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो देखिए। एंटीकोगुलेंट मैंने मोड ऑफ एक्शन अच्छे से आपको समझा रखा है, इस तरीके से ब्लड को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो सोडियम फ्लोराइड भी क्या कहते हैं, सोडियम फ्लोराइड हम लास्ट में ड्रॉन क्यों लेते हैं, लास्ट में ही क्यों लेते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, सोडियम और पोटेशियम दो उसमें क्या है, एंटीकोगुलेंट होते हैं। और क्योंकि आपको पता है सोडियम फ्लोराइड एक वीक एंटीकोगुलेंट है, तो हम पोटेशियम ऑक्सलेट क्या कहते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो जब हम दोनों कंबाइन कर देते हैं तो वो सोडियम पोटेशियम के लेवल को भी क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं, इसलिए हम उसको लास्ट में ड्रॉन करते हैं। ठीक है, उसमें आरबीसी की मॉर्फोलॉजी अगर हम उसके बाद ईडीटी वाली वाइल लगा देते हैं तो उसमें सेल की जो मेम्ब्रेन हो जाती है वो डैमेज अफेक्ट करती है। सेकेंड जो आरबीसी की मॉर्फोलॉजी को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, आई होप आपको ऑर्डर ऑफ अच्छे से समझ आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।